देशों में 4 डेज वर्क वीक पर बात चल रही है और हमारे यहाँ 72 घंटे पर वीक को नॉर्मल बनाने की कोशिश हो रही है। क्या सरकार बस 80 साल के बुढ़े नारायण मूर्ति का सपना सच करना चाहती है? ये नए लेबर कोड्स मजदूरों के हक में है या मालिकों के? इस हफ्ते 26 नवंबर को हजारों फैक्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कोयले की खदानें, ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पर रहे। 26 नवंबर को एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी था और वो दिन भी था जब 2020 में किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो का कॉल दिया था। एक बार फिर से देश के मजदूर और किसानों को सड़क पर आना पड़ रहा है। इस बार सामने है 4 नए लेबर कोड्स। बड़े वादे किए जा रहे हैं कि ये नए लेबर कोड सभी को मिनिमम वेजेस देंगे, महिलाओं के लिए इक्वल पे सुनिश्चित करेंगे, गिग वर्कर्स को सिक्योरिटी देंगे, एटसेट्रा। फिर क्यों मजदूर हड़ताल पर हैं? 29 श्रम कानूनों को मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। अब ये मिलकर हमारे देश में मजदूरों के वेतन, कंपनियों के साथ उनके संबंध, मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी वर्किंग कंडीशंस को डिफाइन करेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा कि ये लेबर कोड्स वर्कर्स को वापस गुलामी के दौर में ले जाएंगे, जहां ना तो वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, ना ही ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी तपन सेन का कहना है कि मजदूरों के अधिकारों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और सरकार झूठे दावे कर रही है कि इन लेबर कोड से मजदूरों का फायदा होगा। सरकार ने इन नए लेबर कोड्स के पीछे 3 कारण बताए हैं। एक तो कि इनको लाने से कंप्लायंस आसान हो जाएगा, दूसरा इनको एनफोर्स करना या अथॉरिटीज से इनको लागू कराना आसान होगा, और तीसरा ये कि आउटडेटेड कानून मॉडर्नाइज हो जाएंगे। पर इनमें से मजदूरों की तो कोई बात ही नहीं आई। अगर ये कानून इतने ही अच्छे हैं तो लोग सड़क पर क्यों हैं? क्या है इन 4 नए लेबर कोड्स के दावे और हकीकत? आइए बात करते हैं। हिस्टोरिकली दिन में 8 घंटे का काम बहुत लड़कर हासिल किया गया है। उससे पहले ना दिन के घंटे निश्चित थे, ना ब्रेक्स, ना छुट्टी। पूरी दुनिया में ही काम के घंटे नियमित करने के लिए संघर्ष हुआ। इंडिया में आजादी के तुरंत बाद 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट में हफ्ते के 48 घंटे की लिमिट सेट हुई। तब जाके देश के मजदूरों को 8 घंटे काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे अपने लिए मिले। अब 2025 में हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। कहाँ तो एआई को हमारे सारे काम करने थे और हमें आराम से बैठना था। अगर कोई कंपनी आपको एक्सप्लॉइट करे और आपसे ज्यादा काम कराए तो सरकार को उसे रोकना चाहिए था। पर यहाँ तो सरकार खुद ही नियम बना रही है कि 8 घंटे छोड़ो, अब 12 घंटे के काम पे आओ और उसके ऊपर ओवर टाइम करो। दिन के 24 घंटे में से आप 12 घंटे काम करेंगे और मान लीजिए कि 2 घंटे सफर भी करेंगे तो सोएंगे कब, खाएंगे कब? बीच में रील्स देखने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। अपने परिवार का साथ तो भूल ही जाइए। औरतों के लिए तो ये काम ना करने की गारंटी है। सोचिए, आज भी हमारे समाज में औरतें घर और बच्चों का ज्यादातर काम संभालती हैं। 12 घंटे का रूल आने से कितने ही परिवारों में औरतों का काम करना बंद करवा दिया जाएगा। इनफैक्ट औरतों से रिलेटेड इन कोड्स में कई बातों को ऐसे रखा गया है जैसे कि बहुत प्रोग्रेसिव, औरतों के भले की बात हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि ये लेबर कोड्स औरतों को घर में बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे देशों में 4 डेज वर्क वीक पर बात चल रही है और हमारे यहाँ 72 घंटे पर वीक को नॉर्मल बनाने की कोशिश हो रही है। क्या सरकार बस 80 साल के बुढ़े नारायण मूर्ति का सपना सच करना चाहती है? ये नए लेबर कोड्स मजदूरों के हक में है या मालिकों के? इतने बड़े शक्तिशाली कॉर्पोरेट से मजदूर कैसे लड़े? मजदूरों के पास एक ताकत होती है और वो है ट्रेड यूनियंस। नए लेबर कोड्स में यूनियंस को पूरी तरह कमजोर करने की तैयारी है। एक डेमोक्रेसी में कोई भी कानून कंसर्न्ड पार्टीज के साथ तालमेल से बनना चाहिए। तालमेल तो छोड़िए, यूनियंस की मजदूरों की राय ही नहीं ली गई। 10 मेजर ट्रेड यूनियंस ने लिखा है कि इन कोड्स को बनाने में उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। फिर उनका पक्ष आएगा कैसे? उल्टा यूनियन बनाना और यूनियन में शामिल होना मुश्किल कर दिया गया है। यूनियन का स्ट्राइक का अधिकार छीन लिया गया है। अब स्ट्राइक के लिए 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो बताइए, ये लेबर कोड्स मजदूरों के हक में है या मालिकों के? मार्क्स ने बहुत पहले बता दिया था कि लेबर ही वो चीज है जो इस सिस्टम में सरप्लस वैल्यू क्रिएट करता है। पूंजी एक बार लगती है, मशीन भी एक बार ही आती है, लेकिन मजदूर ही है जो अपने वेतन से कहीं ज्यादा के प्रोडक्ट्स बनाता है, जिससे मालिक मुनाफा कमाते हैं। क्या नए लेबर कोड्स को बनाने वाले ये बात जानते हैं
या इसे जानते हुए ही वो मालिकों के हक में ऐसे कानून बना रहे हैं? क्या नए लेबर कोड्स के हिसाब से सभी को मिनिमम वेज मिलेगा? अगर हाँ तो कितना है मिनिमम वेज? बिहार में मिनिमम वेज 308 रुपए है, यही तमिलनाडु में 470 है और केरला में करीब 800। यूनियंस की डिमांड है कि मिनिमम वेज कम से कम 26,000 रुपए महीना हो। अब एग्जैक्टली कितना मिनिमम वेज होगा, इस पर नए लेबर कोड्स कुछ भी नहीं कहते। महिलाओं को भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देने की बात कही गई है। अगेन ये इक्वल पे है कितना, ये भी तो बताओ। क्या इन कोड्स में कोई प्रोविजन बनाए गए हैं जो इक्वल पे इंश्योर करेंगे? अगर कोई आपको इक्वल पे ना दे तो क्या उससे निपटने का कोई कानूनी प्रावधान है? ऐसे में ट्रेड यूनियंस को ये डर है कि कहीं इससे जो कुछ राज्यों में थोड़ा बेहतर वेतन मिल रहा है उसे भी कम ना कर दिया जाए। लिविंग वेज तो भूल ही जाओ, सब मिनिमम पे आओ। मिडिल क्लास में अब यही डिस्कशन चल रहा है कि अब वेजेस कैलकुलेट करने का मेथड बदल गया है और आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। वेजेस कैलकुलेट करने के नए फॉर्मूले में आपकी टोटल सैलरी या सीटीसी के 50% को बेसिक सैलरी माना जाएगा। अब इसी के बेस पर आपका पीएफ कटेगा, मतलब ज्यादा पीएफ कटेगा और टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। एक आसान एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। पहले अगर 30,000 बेसिक पे थी तो अब 50,000 बेसिक पे मानी जाएगी। पहले 12% पर 3,600 रुपए कटते थे तो अब 6,000 कटेंगे। आपकी टेक होम सैलरी 96,400 से 94,000 पे आ जाएगी। पीएफ में ज्यादा पैसा जाएगा और सीटीसी वही रहेगा, है ना मास्टर स्ट्रोक? 1 महीने पहले ही ईपीएफओ के रूल्स बदले हैं। आप जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड में 25% मिनिमम पैसा रखना अब जरूरी है और इसमें से पैसा निकालना एक्चुअली काफी मुश्किल हो गया है। आज आईटी सेक्टर में ले ऑफ हो रहे हैं, लोगों की नौकरी छूट रही है। ईएमआई भरने के लिए आज पैसा चाहिए या 20 साल बाद? इनफैक्ट रिटायरमेंट तक रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो आपकी पेंशन की वैल्यू ही क्या रह जाएगी। चलिए जॉब सिक्योरिटी को देखते हैं। क्या ये नए लेबर कोड्स कॉर्पोरेट्स के फायदे इंश्योर करते हैं या वर्कर्स की सिक्योरिटी? पहले 100 वर्कर्स से ज्यादा को एम्प्लॉय करने वाले यूनिट्स को उन्हें निकालने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब 300 वर्कर्स को हायर करने वाले यूनिट्स भी उन्हें जब चाहे निकाल सकती हैं। सोचिए हमारे यहाँ ज्यादातर फैक्ट्रियां तो छोटी ही हैं। इन छोटी और मीडियम साइज्ड फैक्ट्रीज में ही ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब इन्हीं की सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। एएसआई के 21-22 के डेटा के हिसाब से 79.2% कारखानों में 100 से कम मजदूर काम करते हैं। अब सोचिए, क्या ये कोड वर्कर्स के हित में है या कारखानों के मालिक के हित में? कहाँ तो वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी की जरूरत थी, कहाँ उनके जॉब्स पर ही खतरा मंडरा रहा है। पहले आप नौकरी शुरू करते थे तो कुछ साल काम करने की गारंटी थी, जॉब परमानेंट था। अब देखिए खेल जो आपकी परमानेंट नौकरी को भी टेम्पररी बनाने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट को अब नया नाम मिल गया है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। कहा जा रहा है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह ही बेनिफिट मिलेंगे। पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है कितना? ये 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ भी हो सकता है। तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में फर्क क्या हुआ? क्या गारंटी है कि अब तक परमानेंट रही जॉब्स को भी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में ना बदल दिया जाए? एटलीस्ट इससे टोटल नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ाने का दावा तो किया जा सकता है। अब आप हर साल अपने एम्प्लॉयर के मोहताज होंगे। वो चाहे तो आपके अगले साल की नौकरी बचेगी, वरना नहीं। आज वैसे ही परमानेंट जॉब्स के मुकाबले कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का चलन बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 साल में सबसे ज्यादा वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के डेटा के हिसाब से 2023-24 में 42% वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पे हैं और ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हाल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां देश के 90% वर्कर्स काम करते हैं, यहां तो पहले ही जॉब्स की गारंटी नहीं थी। अब फॉर्मलाइजेशन के नाम पर सबको अपॉइंटमेंट लेटर जरूर दिए जाएंगे। आपका कॉन्ट्रैक्ट जब भी रिन्यू होगा आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। एचआर वालों का काम बढ़ सकता है और हो सकता है कि अगले साल आपको ये बताया जाए कि इन लेबर कोड्स की वजह से देश में करोड़ों नौकरियां बढ़ गई हैं। तब आप इन कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स और अपॉइंटमेंट लेटर्स को याद रखना। एक और दावा है कि गिग वर्क को भी इन लेबर कोड्स में शामिल किया गया है। कैसे? एक तो इन शब्दों के डेफिनेशंस डाले गए हैं। जब देश का बच्चा जानता है कि डिलीवरी वर्कर्स क्या होते हैं, तब जाकर इन वर्कर्स को कानून में परिभाषित किया गया है। अब गिग वर्क लीगल तो है पर वर्कर्स की डेफिनेशन से बाहर ही है, क्योंकि गिग वर्क में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को नहीं माना गया है। आप एम्प्लॉय नहीं हैं, बस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं।
तो ना मिनिमम वेज मिलेगा, ना हेल्थ और सुरक्षा की गारंटी। लेकिन दावा है कि लेबर कोड से गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। ये कैसे होगा? गिग वर्कर्स के नाम पर एक फंड बनाया जाएगा। गिग वर्क वाले प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इसमें अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। सरकार इसको मेंटेन करेगी। ई श्रम पोर्टल आपने सुना होगा, इसमें अब तक करीब 3 लाख प्लेटफॉर्म वर्कर्स जुड़े हैं, लेकिन गिग वर्कर्स की संख्या 12 लाख से भी ज्यादा है। इस फंड से गिग वर्कर्स को लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। पेंशन और स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स का भी दावा है। एग्जैक्टली कैसे, नोबडी नोज। अगर रियली इनका फॉर्मलाइजेशन करना था तो गिग वर्कर्स के लिए सबसे पहले मिनिमम वेज निर्धारित करते, ताकि उनकी कुछ तो फिक्स्ड अर्निंग्स हो, उनको ईपीएफओ के दायरे में लाते, उन बड़े प्लेटफॉर्म्स को मजबूर करते कि वो अपने वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखें। गिग वर्कर्स की एक्चुअल डिमांड्स छोड़कर सरकार बाकी सब कर रही है, मतलब कॉर्पोरेट हेल्थ कोड। माइनिंग, प्लांटेशन, एमएसएमई और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी बेहतर सुरक्षा का दावा है। पर सच्चाई ये है कि अब ज्यादातर मजदूर लेबर कानूनों के दायरे से बाहर होते जा रहे हैं। जैसे अब 300 वर्कर्स तक वाले कारखानों में कोई खास सुरक्षा नहीं होगी, वर्कर्स को कभी भी निकाला जा सकेगा। ऊपर से इंस्पेक्शन में भी छूट है, मतलब अगर मजदूर कोई शिकायत करे तो इंस्पेक्शन नहीं होगा, उल्टा उस कंपनी या फैक्ट्री को ही फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो कैसे अपनी समस्या सुलझाए। सेल्फ सर्टिफिकेशन भी मालिकों के लिए नियम तोड़ने का कारगर हथियार सिद्ध होगा। मतलब अब ज्यादातर कारखानों में मजदूरों के जान माल की कोई गारंटी नहीं है। अगेन कॉर्पोरेट हेल्थ कोड। अब माइनिंग और हेवी मशीनरी सेक्टर में औरतें नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं। और औरतों की सुरक्षा, जब दिन में ही औरतों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो रात में काम का दबाव क्यों? क्या लगता है आपको कि इससे ज्यादा औरतें काम करने आएंगी या एग्जिस्टिंग औरतों की संख्या भी घट जाएगी? फीमेल एम्प्लॉयज के लिए अब उनके इन-लॉज को भी फैमिली में शामिल किया जाएगा। मतलब फीमेल एम्प्लॉयज को मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस और केयर लीव जैसे बेनिफिट सास ससुर को भी ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन मेल एम्प्लॉयज के डिपेंडेंस में इन-लॉज का कोई जिक्र नहीं है। मतलब साफ है कि परिवार को चलाने और संभालने की जिम्मेदारी औरतों पे ही है और अब आपको ये कानूनी तौर पे निभानी होगी। माना जा रहा है कि श्रम कानून फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। ये कैसा लॉजिक है? सब जानते हैं कि जब कानून कमजोर होता है तो एक्सप्लॉयटेशन ही बढ़ता है। क्या हम चाहते हैं कि देसी और विदेशी कंपनीज सब मिलकर हमारे मजदूरों को एक्सप्लॉयट करें? ये लेबर कोड्स नहीं, कॉर्पोरेट हेल्थ कोड्स ही हैं। इनफैक्ट लेबर कोड सिर्फ मजदूरों के एक्सप्लॉयटेशन का न्योता ही नहीं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी हनन है। जैसे आर्टिकल 19(1)(c) सबको राइट टू फॉर्म और ज्वाइन यूनियंस देता है, लेकिन अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में यूनियंस बनाना और उनमें शामिल होना दोनों मुश्किल कर दिया गया है। या तो आप रूलिंग पार्टी की फेवरेट यूनियन ज्वाइन करो या मत करो, तो आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तो गया ही ना। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 आपको डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है और आर्टिकल 23 शोषण से लड़ने का अधिकार देता है। अब जबरदस्ती का 12 घंटे काम का नियम बनाकर, रोजगार की सुरक्षा घटाकर, सोशल सिक्योरिटी छीनकर ये लेबर कोड्स आपके जीवन का अधिकार ही छीन रहे हैं। और तो और ये लेबर कोड्स हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर के भी विरुद्ध हैं। लेबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स मिलकर कानून बनाते हैं और स्टेट्स अपने हिसाब से लेबर के मसलों को सुलझाते हैं। लेकिन नए लेबर कोड्स यूनियन गवर्नमेंट को रूल बनाने और राज्य सरकारों के कानूनों को ओवरराइड करने के अधिकार देते हैं। मतलब राज्य का काम बस केंद्र सरकार के नियमों को लागू करना रह गया है। ये तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर ही प्रहार है। पूरा सरकार का तंत्र इन लेबर कोड्स की एडवर्टाइजमेंट करने में लगा है। मीडिया में आर्टिकल छप रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स बड़े समय से ओवरड्यू थे, इनसे हमारे लेबर का फ्रेमवर्क मॉडर्नाइज हो जाएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉर्मल जॉब्स बढ़ेंगे एटसेट्रा। लेकिन अपने ही देश के मजदूरों के अधिकार छीनकर उनकी जिंदगी को असुरक्षा के घेरे में डालकर कौन सा FDI आएगा, सरकार ही जाने। अगर कंपनीज अपने प्रॉफिट बचाने के चक्कर में ज्यादा जॉब्स नहीं दे रहे हैं तो क्या ये लोगों की गलती है? बेरोजगारी, महंगाई, टैरिफ की मार और गरीबी से जूझते लोगों के लिए ये लेबर कोड्स और ज्यादा शोषण का हथियार हैं। और जाते जाते जान ले कि FDI की हालत कैसे बेहतर होगी जब रुपया ही ICU में पहुंच गया है। केंद्र सरकार की इस नाकामी के बारे में आइए मुख्यमंत्री मोदी जी से ही सुनते हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।